नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं फिर हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक एक कर आपको उत्तर प्रदेश सिपाही अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यदि दे रहे हैं, हिंदी साहित्य है तो इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आइए चलते हैं, हम प्रश्नों के श्रृंखला में शुरुआत करते हैं पहला सवाल से कि पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है जो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा से शुरुआत करते हैं। इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने किया था, ये सूत्रपात किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था गारसी दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रश्नों की श्रृंखला ज्यादा है, थोड़ा कोशिश करेंगे हम प्रश्नों को तेजी से पढ़ाने के लिए। आइए दूसरे प्रश्न के देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम था जिसने सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसी दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था। किसने किया था? गारसी दत्तासी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले पहला प्रयास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो गारसी दत्तासी नाम का व्यक्ति लिखा था, उस व्यक्ति का नाम था गारसी दत्तासी नाम का व्यक्ति लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगर बात किया जाए वह किस भाषा में लिखा था, तो वह ये भी जान लीजिए वह जो व्यक्ति था वह लिखा था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में बाबू लिखा था? फ्रेंच भाषा में। यह पहला प्रयास था जो गारसी दत्तासी द्वारा है, यह पहला प्रयास था। तो कहां सा ऑप्शन? अंग्रेजी भाषा? बिल्कुल नहीं, फ्रेंच भाषा में लिखा था। बिल्कुल बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। चलिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? ये सवाल हमसे फिर बना के पूछ दिया जा रहा है। क्या संस्कृत भाषा में लिखा गया था? आप कहेंगे नहीं। जर्मनल भाषा में? बिल्कुल नहीं। फ्रेंच भाषा में? कहेंगे सर यही तो अभी पढ़ाए हैं आप। बिल्कुल फ्रेंच भाषा में। पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इधर रहेंगे ताकि आप ज्यादा इसका अध्ययन कर सके या लिख सकें, या हमारे साथ आप नोटबुक जब हिंदी पहली बार पढ़े तो लिखने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज है कि जो एक से दो बार लिख देंगे तो आ जरूर जाएगा। हिंदी से आसान कोई विषय नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं पांचवें प्रश्न से। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला देखिए व्यक्ति का नाम है गारसी दत्तासी। किसके विद्वान थे? अच्छा, गारसी दत्तासी जो नामक व्यक्ति था वह किसका विद्वान था? तो वह अंग्रेजी का था? नहीं, फ्रांसीसी विद्वान था। उसने किस भाषा में लिखा? तो अगर पूछ दिया जाए किस भाषा में लिखा था, तो वह फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अच्छा, फ्रांस देश जो फ्रेंच देश का था फ्रांसीसी, वह फ्रांस का रहने वाला था, तो वह फ्रेंच भाषा में लिखा था। पहला प्रयास किया था गारसी दत्तासी नामक व्यक्ति ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम यहाँ पूछ दिया है। अच्छा, पहले लेखक कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? क्या रामचंद्र शुक्ल जी थे? नहीं, गारसी दत्तासा था ना, गारसी दत्तासी, वही ने पहला इतिहास लिखा था ना, यही पूछा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कालक्रम अनुसार लिखा गया। अच्छा थोड़ा सा रुक जाइएगा। कालक्रम के अनुसार लिखा गया, पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ रहे थे ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर छठवां प्रश्न क्या लिख रहे थे? यही से देख रहे थे, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? गारसी दत्तासी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कालक्रम लिखा गया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस कालक्रमानुसार लिखा गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था? पहला इतिहास का ग्रंथ जो लिखा गया था एस्तवार द ला लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक पहला ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ था? एस्तवार द ला लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था।
वह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? फ्रेंच विद्वान था। कौन सा? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और कौन लिखा था? उस व्यक्ति का नाम था गार्सी गार्सी द तासी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले लिखा था। ठीक, वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी था। चलिए, एक ही सवाल में देखिए एक से अधिक बार रिवीजन प्रश्नों को हम करा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां से 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पे, एस्तवार्द ला लित्युतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था? अच्छा, किसने लिखा था? गार्सी द तासी ने सबसे पहले लिखा था क्या? एस्तवार्द ला लित्युतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न पे। और ये भी बताइएगा हिंदी का इतिहास लिखने वाला, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला, फर्स्ट व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन? जोहन जोसुआ कैटलर ने। इस व्यक्ति का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, पूरा नाम जोहन जोहन जोसुआ जोसुआ कैटलर, इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? जोहन जोसुआ कैटलर नाम के विद्वान ने सबसे पहले हिंदी का व्याकरण लिखने का प्रयास किया था। चलिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है। ये सवाल पूछा गया 10 नंबर कि हिंदी साहित्य इतिहास के व्यवस्थित रूप देने का श्रेय। अच्छा, हिंदी साहित्य को कालखंडों में विभाजन करने का श्रेय, कालखंड में विभाजन किसने किया था? कालखंडों में, हिंदी साहित्य को कालखंडों में विभाजन किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने विभाजन किया था? उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले उसे कालखंडों में विभाजित किया। 4 कालखंडों में विभाजित किया। अगर ये जॉर्ज कालखंडों में बांटते हैं, मिस्र बंधु यहाँ बांटेंगे नहीं, बांटेगा कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे व्यवस्थित रूप देते हैं। क्या? आदिकाल। कितने कालखंडों में विभाजित किए हैं रामचंद्र शुक्ल ने? 4 कालखंडों में विभाजित करके बताए थे। कौन कौन? आदिकाल पहला था क्या? आदिकाल। ठीक, दूसरा क्या था? आदि के बाद भक्ति काल, तीसरा क्या था? रीतिकाल, और चौथा क्या था बाबू? आधुनिक काल। यही 4 खंडों में, कालखंडों में व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महारथी कहे जाते हैं। चलिए यहां से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखे थे। हिंदी गोविंद रत्नमाला नहीं, हिंदी विश्वकोश भी नहीं, उन्होंने हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा था। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, क्या रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये देखिए क्या लिखा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में वह एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। क्या 1917 में? तो नहीं। 1918 में? नहीं। 1919 में? नहीं। कहीं कब बनाया गया था स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में? उसे सन 1929 में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बना दिया गया था। किसको? जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था उसी को बनाया गया था। जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था बाबू, उसी को 1929 में एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे क्या कर दिया गया? किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। राजकुमार वर्मा कृति हिंदी साहित्य का आलोचना? नहीं भाई। गणपति, ये भी नाम नहीं आया है। कौन सा नाम आया था? रामचंद्र शुक्ल का कृति हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में एक स्वतंत्र ग्रंथ बनाकर 1929 में रखा गया और वही लिखा गया था, किंतु बाद में स्वतंत्र ग्रंथ 1929 में बना दिया गया था। किसको? हिंदी साहित्य का इतिहास में
इन्हीं के द्वारा लिखा गया था ना। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आज जो सवाल है ना, ये बहुत मेहनत करके कलेक्शन किया गया है, पूरे कल का पूरा मेहनत है इसके पीछे, तब जाके ऐसी श्रृंखलाओं को आपको लेकर आए हैं। शिव सिंह सरोज का रचनात्मक काल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचनात्मक काल क्या है? आप बिल्कुल कमेंट में हमारे कमेंट करके बताइएगा, शिव सिंह सरोज का रचनात्मक काल क्या है? कब से कब उन्होंने रचना का समय रहा है या कब रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर हम छोड़ेंगे आपके लिए, थोड़ा सा आप भी सर्च करिएगा इस प्रश्नों को। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया कि लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K नहीं, पादरी एडिसन ग्रिब्स जो थे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन थे? पादरी एडिसन ग्रिब्स जो थे, उन्होंने आंग्ल भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रियर्सन कृत, अब आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी को कालखंडों में, 4 कालखंडों में बांटने का श्रेय कौन है? यही ग्रियर्सन महाराज जी को जाता है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इतिहास का अनुवाद किसने किया था? तो वह व्यक्ति कौन था? डॉक्टर, यहां लिख लीजिएगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? ग्रियर्सन का बुक था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी का अनुवाद कर डाला था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न रहेगा। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया? ए स्केच ऑफ हिंदुस्तानी लिटरेचर को उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक नाम से किया था। किसने? किशोरी लाल गुप्ता ने। ये किसकी बुक है भाई साहब? किशोरी लाल गुप्ता की बुक है। किशोरी लाल गुप्ता ने इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक नाम से किया था। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, हम थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, आइएगा। अब इसके शुरुआत करेंगे 18 नंबर प्रश्न से। 18 नंबर प्रश्न जो है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ, इनमें से किस साहित्योत्तर इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? किसको? ऐश्वर्य लाल हिंदुस्तानी को नहीं, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को ये भी नहीं भाई, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को ये तो आया ही नहीं, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। बिल्कुल ये क्या है आपका राइट उत्तर है। इसका पहली बार किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का क्या नाम है? प्रथम लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले लिया था। या डबल स्टार करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? फिर वही नाम दे दिया ना। देखिए प्रश्न जो है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? गार्सिदा तासी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसका हिंदी अनुवाद किया था ना हिंदी के नाम से। अभी ये प्रश्न पीछे भी आया था, अभी ये प्रश्न पीछे आया था। देखिए कैसे प्रश्न पे आया था कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास के लेखक का क्या नाम है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ सवाल दे दिया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का लेखक कौन है, तो वह कौन था? नहीं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं होंगे, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। गार्सिदा तासी नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे।
थोड़ा आप माफ करिएगा, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल का विभाजन किया गया था? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का, बिल्कुल स्टार कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है सर्वप्रथम काल विभाजन वाला जो प्रश्न है, ये किसके इतिहास में मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बुक में उन्होंने काल विभाजन को भी दर्शाया था। अभी स्टार्ट करने से पहले बताए हैं कि यह वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया था, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक के काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया था? तो किसके में सर्वाधिक उपयोग किया था? मिस्र बंधुओं का जो काल था ना, साहित्य इतिहास के लेखक के काल विभाजन में कवियों का नाम सबसे ज्यादा उपयोग किया था मिस्र बंधु नामक जो कवि थे, इसका सर्वाधिक उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? तो किसने विवरण दिया था बताइएगा, किसने विवरण दिया था? मिस्र बंधुओं ने ये 5000 कवियों का विवरण दिए थे। लगभग कितने कवियों का? ये 5000 कवियों का विवरण देते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या थे? अच्छा, मिस्र बंधु आप खूब सुनते हैं ना, मिस्र बंधु में कौन कौन आते हैं ये देखिएगा, कौन कौन आते हैं। एक तो गणेश बिहारी आते हैं, सब में गणेश बिहारी हैं। श्याम बिहारी, ये दोनों आपसे, ये ऑप्शन कट गया, श्याम बिहारी। और कौन आते हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ठीक, जो हम मिस्र बंधु, ये 3 भाई थे, ये कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या है? तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब तो बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं बाबू, अब तो नहीं कहोगे कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मत कहिएगा। अब एकदम प्यार प्यार से आराम आराम से क्लास चला रहे हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो सन 1934 में चौथा भाग प्रकाशन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशन हुआ था? अभी बताए हैं पीछे ही, 4 भागों के रूप में प्रकाशन कराया गया था ना। तो कुल कितने भागों में? 3 भाग नहीं, 4 भाग। तो बिल्कुल आप कहेंगे सर सही उत्तर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, यानी 4 भाग के रूप में प्रकाशन कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल के समय सीमा निर्धारित की थी। अच्छा, उसने परिवर्तन काल के जो समय सीमा निर्धारित किए थे कि संवत 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रम संवत तक ये निर्धारण किए थे। कब से कब निर्धारण करते हैं? 1890 से 1925 तक ये निर्धारण करते हैं। किसने? मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन का काल कहा है कि इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 28 नंबर जो प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब माना है? तो 1850 से नहीं, 1857 ये भी नहीं, उन्होंने माना है कब? 1868 से 1893 ईस्वी तक रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कब से कब निर्धारित किया है? तो वह निर्धारित किए थे जो गद्य का प्रथम कालावधि 1925 से 1950 विक्रम संवत तक जो था, यही निर्धारण किए थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो इतिहास के आधुनिक गद्य
साहित्य परंपरा का प्रवर्तक 1925 से 1950 तक इसको गद्य काल के रूप में भी कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न के रूप में बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, देखिए अच्छा सवाल है, एकदम प्यारा सवाल है। दूसरा उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो कब से कब तक माना है? 1839 से लेके 1918 तक ये बताते हैं। द्वितीय उत्थान का समय सीमा बताते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था बाबू? ये आपका हुआ था 1867 में, नहीं 1850 में तो नहीं, 1885 में तो बिल्कुल नहीं सर, 1893 में किसकी? नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अच्छा सा प्रश्न है, ये भी सवाल मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए आता है बाबू, ये ध्यान रखिएगा कि काशी नागरी परचाड़ी सभा का स्थापना कब हुआ था? 1895 में नहीं, 1893 में सर हुआ था। ये 1893 जो है इसी में हुआ था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिया 33 नंबर भी, नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी कब? 1893। अभी तो बताएं बाबू, 1893 में नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? अच्छा सा सवाल है, बिल्कुल स्टार बना लीजिएगा, इन सवालों पर डबल स्टार बना लीजिएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो संस्था का यहाँ नाम बताना है। उस संस्था का नाम हिंदी नागरी परचाड़ी सभा नामक संस्था जो थी उसी ने की थी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर प्रश्न है कि नागरी परचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? पहले ये तो जाने कौन कौन थे। श्याम बाबू, श्याम सुंदर दास ये थे, पंडित राम नारायण मिश्र ये भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह ये भी थे। कारा कौन नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा उसमें नहीं थे। नागरी परचाड़ी जो सभा हुई थी उसमें रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सा प्यारा सा सवाल, एकदम मस्ट VIMP। ये सवाल आपको जीएस के थ्रू भी पूछा गया है। ये सवाल आपको जीएस के थ्रू भी पूछा गया है, हिंदी में भी पूछता है। यहाँ देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है बाबू? ये कॉलेज है आपके कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है? अर्थात पश्चिम बंगाल में, अर्थात वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है। कह रहा है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? विक्रम संवत में। नहीं नहीं नहीं, विक्रम संवत नहीं था, 1800 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे बाबू? बी के साथ जाएंगे। चलिए हम यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न को। अच्छा सा प्यारा प्रश्न है भाई। आगे है प्रश्न है, इसी से फिर एक और सवाल मिलेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? क्या 1800 ईस्वी में? हाँ 1805 में तो बिल्कुल नहीं, 1810 होगा नहीं, 1809। फोर्ट विलियम कॉलेज पूछ देगा कहाँ पर है, तभी पीछे ही सवाल में बताएं कहाँ पर है, कलकत्ता में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? देखिए एक ही से कई तरह से सवाल आए हैं। सन 1800 ईस्वी में हुई थी ना? बिल्कुल। 1857 में नहीं हुई थी, 1918 में भी नहीं होगा, 1900 में भी नहीं होगा। कहाँ? 1800 ईस्वी में होगा। ये कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में हुआ था, वेस्ट बंगाल। अब देखिए यही सवाल को फिर घुमा के, एक ही सवाल को फिर घुमा के पूछा गया है। 39 नंबर सवाल कि कलकत्ता में स्थापित क्या स्थापित है भाई? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिल क्राइस्ट थे, जॉन गिल क्राइस्ट। अब पूछ देगा कब हुआ था, अगर समय गलती से भी पूछ देगा ना तो ये भी देता है 1800 विक्रम संवत, नहीं 1800 हम ईस्वी में हुई थी, ईस्वी लिख लीजिएगा बिल्कुल मेरे साथ। ये कब हुई थी? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने करवाया था। चलिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या थी? सदल मिस्र के भाषा की विशेषता क्या थी? एकदम सदल मिस्र क्या बोलते थे? पूर्वीपन बोलते थे। पूर्वीपन हमेशा उनके भाषा में झलक रहता था। उर्दू के नहीं भाई, सहज एवं बिल्कुल नहीं। किस्सा गो ये भी नहीं। क्या थे? पूर्वीपन की भाषा की उनकी विशेषता थी। एकदम पूर्वीपन झलकता था उनके भाषा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश एसआई वर्ष 2017 का पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो क्या शकुंतला नाटक की लिखे थे क्या? नहीं, उन्होंने लिखा क्या था? प्रेम सागर। ये सबसे उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सिंहासन बत्तीसी नहीं, बैताल पचीसी होगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किए हैं ताकि आपको ज्यादा मात्रा में रिवीजन हो सके। ये देखिए प्रश्न एकदम स्टार, प्रेम सागर किसकी रचना है? अच्छा, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये तो क्लास में भी बताएं भाई। प्रेम सागर अभी पीछे भी तो आया है, किसकी? सदल मिश्र। बिल्कुल नहीं, यही लल्लू लाल जी की रचना का नाम है। ये सबसे प्रसिद्ध रचना है लल्लू लाल की। लिख लीजिएगा, लल्लू लाल की जो प्रेम सागर है, प्रेम सागर, प्रेम सागर में लिख लीजिएगा, यह इनकी प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध, इनकी सबसे विख्यात कह दे, सबसे प्रसिद्ध रचना है। सबसे प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन रचना है भाई? प्रेम सागर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? अच्छा सा सवाल आया है। बिल्कुल एकदम क्लास नोट से ये लाइन ही लिखवाया गया। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अरे यार, एक ही से देखो ना कै तरह से सवाल मेरे दोस्त बना हुआ है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल? नहीं भाई, लल्लू लाल नहीं थे, ईसा अल्लाह खां थे। लिख लीजिए, लल्लू लाल होंगे नहीं, सदल मिश्र होगा नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद बिल्कुल नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रानी केतकी की कहानी है। सुने हैं ना, जो लाइन बोला जाता है कि मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था, मगर भटके तो याद आया कि मिलना भी जरूरी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे हैं? अच्छा, ये सवाल अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। स्थापना कब होती थी? 1800 में। अच्छा, गिलक्राइस्ट के द्वारा होता है। कि हिंदी के अध्यापक उसमें कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के अध्यापक के रूप में ईसा अल्लाह खान नहीं थे। उनकी नियुक्ति हुई थी सदल मिश्र की। सबसे पहले नियुक्ति होती फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। हिंदी के क्या थे? अध्यापक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ये भी नहीं थे, सदा सुखलाल भी नहीं थे, सदल मिश्र थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। इनमें से कौन सा कलकत्ता के फोर्ट विलियम, पोर्ट विलियम नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहा है? किसका संबंध रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लल्लू लाल का अच्छा संबंध रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज से। ईसा अल्लाह खां बिल्कुल नहीं थे। क्या सदा सुखलाल ये भी नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं थे। कौन थे? लल्लू लाल का अच्छा संबंध रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासी केतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासी केतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि सदल मिश्र जो थे नासी केतोपाख्यान के क्या थे? लेखक थे। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखे थे। फिर लल्लू लाल वहां के एक मास्टर के रूप में, अध्यापक के रूप में रहे, ये होगा नहीं। लल्लू लाल क्या लिखे थे? रानी केतकी की कहानी लिखे थे। रानी केतकी की कहानी लिखे थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे।
अगला प्रश्न, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी? आ भी गया सदल मिश्र की रचना। जो सदल मिश्र की रचना का क्या नाम है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सदल मिश्र के रचना का क्या नाम है? तो रानी केतकी की कहानी नहीं, ईसा अल्लाह खान की है। नासी केतु उपाध्याय किसकी है? किसकी है? सदल मिश्र की रचना है। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी का पूरा नाम क्या है? वाह रे भाई, क्या सवाल है। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का पूरा नाम बताना है। रानी केतकी के कहानी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम हो जाएगा उदयभान चरित्र, उसका पूरा नाम है। किसका? रानी केतकी के कहानी का पूरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? यही सवाल को फिर घुमा के पूछ दिया गया। उदयभान चरित्र के लेखक कौन थे? कौन थे? ईसा अल्लाह खां के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, उदयभान चरित्र रानी केतकी के कहानी के क्या है? लेखक भी रहे हैं। देखिए पीछे जो प्रश्न था, पीछे प्रश्न, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित कौन था? उदयभान चरित्र। और यही सवाल पूछा, उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। एक ही सवाल को फिर घुमा के पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुख सागर के रचनाकार रचना किसने किया है? अच्छा, सुख सागर के रचनाकार या रचना किसने किया है सुख सागर का? तो सदा सुखलाल। यही देखिए ना, सुख लगा हुआ है ना, इसमें भी तो सुख लगा हुआ है ना, सदा से सदा सुखलाल हो जाएगा। और सुख सागर का क्या किए थे? रचना किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुख सागर का विषय क्या है? अच्छा सवाल। देखिए जो हिंदी साहित्य के बड़ी अच्छे सवाल लगते हैं। सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग लिखा गया है। नहीं, गीता का नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा गया है। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग उसमें लिखा गया है। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होंगे, रमाशंकर वाजपेयी ये भी नहीं होंगे, राम प्रसाद निरंजनी ये भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है जो आपका, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि योग विशिष्ट के लेखक कौन है? अच्छा, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद हिंद नहीं, राम प्रसाद निरंजनी जो थे योग वशिष्ठ के क्या थे? लेखक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? ये तो सवाल कराया हुआ सवाल है, अपने क्लास में ये सवाल कराया है कि हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना का क्या नाम है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचना है। प्रेम सागर नहीं है, ढोला मारूरा दुहा नहीं है, आशी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोरे बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरे बादल की जो कथा है यह किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय के द्वारा नहीं, जटमल के द्वारा, तो बिल्कुल सही उत्तर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जल्हड़ के द्वारा नहीं, नरपति नाल के द्वारा ये भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी बोली शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? खड़ी बोली में जो खड़ी बोली शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सदल मिश्र ने सर्वप्रथम उस शब्द का प्रयोग किया था। भोलानाथ तिवारी नहीं, लल्लू लाल ये भी नहीं, हरदेव बहारी नहीं, सदल मिश्र ने किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली का पहला प्रयोग सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। तो देखे हैं इसमें खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किस व्यक्ति का नाम पर पहला प्रयोग किसने किया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने सबसे पहले खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया था। अच्छा, खड़ी बोली में साहित्य किसने लिखा था? तो वही अमीर खुसरो।
अगला हम देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्रे के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? देखिए कौन है दो रचनाकार? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिक नमक नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह तो होंगे, ये शिव प्रसाद नहीं थे। राजा लक्ष्मण सिंह थे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको राजा शिव प्रसाद का उपाधि है। ये क्या है, इनकी उपाधि दिया गया है क्या कि सितारे हिंद, यही दोनों लोग थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्री के नाम से ये दोनों लोग क्या थे, विख्यात थे। कौन से? राजा द्री के नाम से। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद, ये दोनों लोग राजा द्री के नाम से जाने जाते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? अच्छा प्रश्न है। हिंदी के पहले गद्यकार कौन है, लिख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट नहीं होंगे, लल्लू लाल थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में नहीं थे। पहले गद्यकार लिख लीजिए, पहले गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आदिकाल, अब यहाँ जो प्रश्न है आदिकालीन, अभी तक हिंदी के बारे में, हिंदी के साहित्य लिखने की परंपरा की शुरुआत और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण कराए। अब इसमें कराएंगे आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिए आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में आपको हम कराते हैं। पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, यहां से हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को क्या कहा था? वीर गाथा के नाम से जाना जाता है। जॉन ग्रियर्सन ने नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले इसे वीर गाथा काल कहा। राहुल संकृत्यायन भी नहीं कहते, राम कुमार वर्मा भी नहीं कहते। वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? अरे वाह, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, ये तो शुद्ध है, अभी पढ़ के आए हैं ना। अच्छा कहा है अशुद्ध बताना है ना। दूसरा नंबर जो सवाल है, अच्छा संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। सिद्धि सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन ने। कौन सा युग्म अशुद्ध है? अच्छा बीज बप्पन काल मिश्र बंधु ने नहीं कहा था। भाई देख लीजिएगा, हमसे बताना यहाँ है, सवाल का उत्तर देना है। कौन सा युग्म अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है? तो ये जो युग्म है ये अशुद्ध है कि बीज बप्पन काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। बाकी सभी शुद्ध है, बाकी सभी क्या है? सही है अपने आप में। एकदम लिख लीजिएगा, बाकी सभी क्या है? राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो वीरगाथा काल कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल, जो आदिकाल है, उसी को वीरगाथा काल किसने कहा? प्रथम काल का मतलब होता है क्या? आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? ये जो सवाल बना दिया गया, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उसे क्या कहते? ये भी कहते वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था। अगर यही पीछे सवाल कहेंगे, पीछे की तरफ भी बढ़ के दिखा देते हैं बाबू, यही सवाल था, हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो यहीं पर मन करे तो आप लिख लीजिएगा किसने कहा था। तीसरा में हमने क्या बताया है आपको? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और लिख लीजिएगा रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों लोग क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों लोग कहे थे इसी को वीरगाथा काल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? अरे यार वही सवाल देखिए, फिर आगे पीछे करके सवाल को पूछ दिया गया ना। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, डॉक्टर नागेंद्र ने, ये भी नहीं कहते। रामचंद्र शुक्ला जी कहते क्या? हाँ, यही तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत
युग का नाम इनके द्वारा दिया, किनके द्वारा दिया गया था भाई, किनके द्वारा दिया गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ये भी नहीं थे, डॉक्टर शिव प्रसाद हिंद सिंह नहीं ये भी नहीं थे। अच्छा, राहुल संकृत्यायन जी थे ना, उन्होंने कहा था हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग का नाम। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को, प्रारंभिक काल को, बीजबप्पन काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से बताया था। किसने? राहुल संकृत्यायन जी ने बताया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा जाता है, किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यायन ने उसे सिद्ध सामंत युग कहा, रामचंद्र शुक्ल नहीं। इन्होंने तो क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था, वीरगाथा काल कहा था। अब चलिए, राम कुमार वर्मा नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये भी नहीं कहे थे भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने दिया है? किसने दिया है? तो राहुल संकृत्यायन ने ही तो दिया है यार। अभी सवाल बताए ना पीछे से कम 2 से 3 सवाल एक ही नाम से पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? ये नाम देके यूपीएसआई वर्ष 2017 में पूछा गया था ये सवाल को कि सिद्ध सामंत युग किसे दिया गया? राहुल संकृत्यायन को। अच्छा, यह भी ध्यान रखिएगा, यह वीडियो वर्ष 2016 में भी सवाल आया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? आदिकाल को सिद्ध सामंत कहने वाले विद्वान का नाम क्या है यार? यही तो थे भैया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं होंगे, राम कुमार वर्मा भी नहीं थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं थे, राहुल संकृत्यायन जी थे। इन्होंने हिंदी के आदिकाल को, प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल के नाम से कहा था। क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजबप्पन काल नाम किसने दिया था? आया प्यारा सा सवाल। बिल्कुल भैया, आप इसको, आप मेरे कहने से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो को, इसका तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। आदिकाल को बीजबप्पन काल नाम किसने दिया है? तो थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। किसने नाम दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, इन्होंने वीरगाथा काल का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे बीज बप्पन काल की संज्ञा किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, आदिकाल के लिए बीज बप्पन काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल का बीज बप्पन काल नाम किसने किया है? अच्छा, अभी बताए हैं किसने किया है। मिश्र बंधु भी उसी आदिकाल को क्या कहे थे? बीज बप्पन काल नाम दिए थे। पीछे भी सवाल देखिए ना, आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहे थे। आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने भी दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोगों ने इनका नाम दिया था भाई। आदिकाल को बीज बप्पन काल कहा था। आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने कहा था? यहाँ आ तो गया, आ गया, देखिए सवाल। आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो अभी बताए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया कहा था, और मिश्र बंधुओं ने भी कहा था। आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा था, और बीज बप्पन मिश्र बंधुओं ने कहा था। अच्छा, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा हम देखते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज बप्पन महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को बीज बप्पन काल। अच्छा, हजारी प्रसाद, ओहो, थोड़ा सा रुक जाइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बप्पन काल कहा, ठीक है। बीज हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया क्या? यहाँ पे, यहाँ पर आप बना लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी कर लीजिएगा। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी कर लीजिएगा, इन्होंने कहा था। इसका ये उत्तर दीजिएगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने नाम दिया था? आदिकाल को बीज बप्पन काल नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? अभी पीछे बताए थे, रामचंद्र शुक्ला ने उसे क्या कहा था बाबू? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक, आदिकाल, प्रारंभिक काल, प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगर हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? अच्छा, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? क्या आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है? गद्य काल बिल्कुल नहीं कहा जाता है, यही नाम तो नहीं है। चारण काल भी आदिकाल को कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं आदिकाल को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी नहीं, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल के नाम से बताया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ पे सुमेलित करना है क्या? 18 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, हम जान रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, यहां से ले लीजिएगा। आदिकाल कहा था 4 नंबर। ठीक, इसमें भी है 4 नंबर नहीं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? वीरगाथा काल कहे थे ना। चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे बना दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा है। अच्छा, राहुल संकीर्त्यायन ने क्या कहा है? राहुल संकीर्त्यायन ने उसे कहा था सिद्ध सामंत काल कहा है। अब मिस्र बंधुओं ने उसे प्रारंभिक काल कहा। चलिए इसका मिलान किसके साथ कराएंगे? इसके साथ कराएंगे। यानी एक आ गया 4 के साथ, एक आ गया 4 के साथ नहीं, 2 के साथ। 2 किसमें है? इसमें। यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ये वाला हम क्या देंगे? विकल्प सही करेंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा सा बहुत आगे निकल गया है भाई। आइए थोड़ा सा हम अभी आते हैं उन सवालों पर। अभी सवालों पर आते हैं। यहाँ तक हो गया था। 19 नंबर से सवाल ये कराना है क्या? आदिकाल इनमें से किस साहित्योत्तर इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तक और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति का नाम खंडों में विभक्त करके विवेचित 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 किया था? किसने किया था भाई साहब? किसने किया था? बच्चन सिंह ने किया था? नहीं, शिव सिंह सेंगर ने विवेचित किया था। क्या रामचंद्र शुक्ल ने? हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने ही क्या किया था? विवेचित किया था, विभक्त करके विवेचित किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 ईस्वी से माने हैं। कब से माने हैं? 1000 ईस्वी से नहीं, 1050, यानी 1050, 1050 से मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईसा से मानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो कौन सी भाषा है बौद्ध धर्म से? लौकिक संस्कृत है क्या? नहीं। वैदिक है? नहीं। प्राकृत है? नहीं। पाली भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले क्या आया? संस्कृत आया, देवों की वाणी थी। संस्कृत के बाद क्या आया? बौद्ध धर्म यानी पाली आया था। फिर प्राकृत आया, किस जैन धर्म की भाषा थी। पाली क्या थी? बौद्ध धर्म की। ये देव की भाषा थी ना, देव की भाषा, देव की भाषा थी। पाली क्या थी? पाली को देखे तो हम पाली
हमारी बौद्ध धर्म की भाषा थी। किस धर्म की भाषा थी? बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा। और प्राकृत क्या है? जैन धर्म की भाषा थी, जैन धर्म की भाषा थी। ठीक, प्राकृत के बाद क्या आता है? अपभ्रंश टूटी फूटी भाषा आती है, और अपभ्रंश के बाद आज हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? तो देखिएगा, खुमार आसो नहीं, ढोला मारूरा दुहा नहीं, भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास जो अपभ्रंश प्रभावित रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर हम क्या देंगे? भारतेश्वर बाहुबली रास, ये जो थे अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? तो उनके रचना का नाम है नेमिनाथ रास नहीं, भारतेश्वर बाहुबली जो थी किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो इस रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी जो है पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषण या लोक भाषा काव्य क्या है? तो लोक भाषा काव्य का क्या नाम है? ढोला मारूरा दुहा जो 11वीं शताब्दी में रचित यह लोक भाषा काव्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। अपभ्रंश का शब्द का सबसे पहले उपयोग या सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो किसने किया था? पाणिनि ने नहीं, नागार्जुन ने नहीं, पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया था। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है, अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब क्या है? यह ग्रामीण अपभ्रंश है। अवहट भाषा एक ग्रामीण अपभ्रंश भाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवहट में शिक्षा, शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, ये भी नहीं मिलता है। शिक्षा ये मिलता है, यही मिलता है। शिक्षा शब्द के लिए मन बिगड़ा हुआ, अवहट का मतलब बिगड़ी हुई भाषा जो थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवहट भाषा कहते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राहुल संकीर्त्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा को रचने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? चार्या और कौन सा गीत लिखा है? राहुल संकीर्त्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा काश नहीं है, दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन से हैं? तो कवि सरहप्पा जो थे इन्होंने चार्या और दोहा कोश की रचना किया था। कौन? कवि सरहप्पा ने। अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा को माना जाता है। किसको? सरहप्पा को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है। किसके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है? शालिभद्र सूरी के अनुसार प्रथम कवि है कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। यही तो हिंदी साहित्य के इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है। कौन? शालिभद्र सूरी है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, सिद्धों के प्रथम कवि कौन थे? सिद्धों के प्रथम कवि कौन कहलाते थे? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कवि सरहप्पा को सिद्धों का प्रथम कवि कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे?
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? कवि सरहप्पा थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा को या सरहपाद भी कहीं लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक है। सरहप्पा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? तो क्या राम कुमार वर्मा? नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल? नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये भी नहीं। पंडित राहुल संकीर्त्यायन के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? कवि सरहप्पा को। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल संकीर्त्यायन जी के अनुसार हिंदी भाषा के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो कवि सरहप्पा को ही प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। आगे हम बात करेंगे, राहुल संकीर्त्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो 38 नंबर का हम क्या उत्तर देंगे? कवि सरहप्पा को ही माना है। किसको? सरहप्पा को। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न के तरफ। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता? सरहप्पा नहीं, ध्यान दीजिएगा, सरहप्पा को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको? स्वयंभू को कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, कवि सरहप्पा जो है सहजयान के क्या है? प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में माना है, या बिगड़ी हुई हिंदी के रूप में, टूटी फूटी भाषा के रूप में। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार करते हैं। प्राकृतिक भाष हिंदी से आशय है। प्राकृतिक भाष हिंदी से आशय क्या है? तो हिंदी से आशय यही है, हिंदी नहीं, प्राकृत ये भी नहीं, पाली ये भी नहीं। प्राकृत भाष हिंदी से आशय अपभ्रंश को बताया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो 10वीं से 14वीं शताब्दी के सिद्ध 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं रखा है, मिश्र बंधु ने नहीं रखा है, राहुल संकीर्त्यायन नहीं, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे इसको आदिकाल के अंतर्गत रखे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी जल्दी आदिकाल खत्म होने वाला है बाबू। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा था। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो यह ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले पुरानी हिंदी नामकरण किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? किसको? राजा मुंज को गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा? अभी बताए भी पीछे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सवाल तो वही है, तरीका बदल जा रहा है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी के पहले कवि थे सरहप्पा। आगे हम बात करेंगे, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको कहा जाता था? अच्छा, अपभ्रंश के पहले महाकवि किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है?
स्वयंभू को अपभ्रंश का महाकवि, किसका? अपभ्रंश भाषा का। इनको वाल्मीकि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। किसका? किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अगले प्रश्न के रूप में बढ़ते हैं। अगला, पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु किसकी रचना का नाम है भाई? स्वयंभू के रचना का क्या नाम है? पौमचर्यु किसके रचना का नाम है? यहाँ लिख लीजिएगा, पौमचर्यु किसके रचना का नाम है? इसको आप हटा के लिख लीजिएगा, यहाँ विकल्प में होना चाहिए स्वयंभू। स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? पौमचर्यु। स्वयंभू के प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पौमचर्यु। आगे हम बात करेंगे पौमचर्यु किसकी रचना है। यहाँ देखिए, यहाँ ये वही सवाल यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पौमचर्यु है। ठीक, आगे हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? किस ग्रंथ में लिखा गया है कि सीता ने जो अग्नि परीक्षा दी थी उसके बाद जैन धर्म में क्या हो जाती है? दीक्षित हो जाती है। किसमें लिखा है? महापुराण में नहीं, परमात्मा प्रकाश नहीं, भविष्यत नहीं, पौमचर्यु में ऐसा बताया गया है। जो रचनाकार यानी लेखक कौन है? लेखक का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है सीता जब अग्नि परीक्षा दी थी उसके बाद जैन धर्म में क्या हो जाती है? दीक्षित हो जाती है। आगे हम लिखेंगे 54 नंबर जो प्रश्न है, 54 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना गया है? लौकिक चरित्र किसको माना गया है? भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा को चरित्र, लौकिक चरित्र काव्य माना गया है। आगे हम देखें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? अच्छा, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूत भी कहा जाता है। किसको? अपभ्रंश का स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? पुष्यदंत की हम रचना का पहले नाम तो जानेंगे तभी तो पुष्यदंत की कौन सी रचना नहीं है। देखिए 56 का हो जाएगा। देखिए, महापुराण पुष्यदंत ने लिखा है, जय कुमारचर्यु पुष्यदंत ने। अच्छा, यही तो पौमचर्यु है। किसने लिखा है यार? स्वयंभू तो लिखा है। कहेंगे वाह सर, इसी की रचना तो किया थे स्वयंभू। इसमें बताते हैं सीता जी ने जब अग्नि परीक्षा दी थी तो किसने? जैन धर्म में दीक्षित हो जाती। अच्छा, जसहर जरियु चरियु किसने लिखा है? पुष्यदंत ने। ये महापुराण, जय कुमारचर्यु, जसहर चरियु, ये तीनों की रचना पुष्यदंत ने किया, लेकिन पौमचर्यु की रचना स्वयंभू ने किया है। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? ये भी ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, पौमचर्यु किसने लिखा? रिठे मेडी चर्यु किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा है। पौमचर्यु स्वयंभू ने लिखा। स्वयंभू छंद के नाम से भी लिखे हैं। अच्छा, महापुराण ये नहीं लिखे हैं। किसने लिखा? अभी पीछे बताए हैं, जस्ट सवाल के पीछे ही बताए हैं। देखिए, जस्ट पीछे बताए हैं किसने लिखा है महापुराण, तो लिखा है पुष्यदंत ने। तुरंत यहाँ बताए, उसी से एक सवाल बन गया ना। महापुराण के रचनाकार कौन है? फिर आ गया वही बात, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार कौन हो जाएंगे भाई? 58 नंबर का पुष्यदंत जी हो जाएंगे, स्वयंभू नहीं होंगे। स्वयंभू ना होके कौन हो जाएंगे? पुष्यदंत जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, खड़ी बोली का सबसे पहला काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली के पहले काव्य सृजन करने वाले कवि का क्या नाम है? खड़ी बोली के पहले काव्य सृजन करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसको क्या कहा जाता है? भारत का तोताए हिंद कहा जाता है। तोताए हिंद कहा जाता है। खड़ी बोली के पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। इन्होंने ये कहा, आगरा के एटा जिला और कासगंज ब्लॉक का रहने वाला कौन सा है? ये कासगंज ब्लॉक का रहने वाला अमीर खुसरो है। ठीक, इसे भारत का
भारत का क्या कहा जाता है? भारत का सितारे हिंद, क्या? सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है इनको। भारत का तोता ए हिंद, सितारे हिंद कहा जाता है। अगर हम बात करें खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? भैया मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, अमीर खुसरो जी हैं। बिल्कुल ये बी के साथ हम उत्तर जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुकरिया और मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो यही अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम कुकरिया और मुकरी लिखने का प्रयास किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य क्या था? उन्होंने इसलिए लिखा करते थे, अमीर खुसरो इसलिए लिखा करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, नहीं। अलाउद्दीन और हमीर, नहीं। भैया मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देते थे अमीर खुसरो। पहेलिया और मुकरियों को लिखा करते थे। खड़ी बोली का पहला। फिर यहाँ देखिए, आदिकाल में पहेलिया और मुकरियों की रचना करने वाले कौन थे? तो आदिकाल में पहेलियों की रचना करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए थोड़ा सा और कुछ प्रश्न है। इनमें से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति है, इनमें से कौन शिलांकित कृत है? तो पाहुड़ दोहा है, नहीं। राउर वेल क्या है? शिलांकित कृति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राउल वेल किस तरह की रचना है? राउल वेल किस तरह की रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें गद और पद रहता है उसको मिश्रित चंपू काव्य कहा जाता है। तो राउल वेला में क्या है? गद पद का मिश्रित है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो कौन प्रतिष्ठित है? राउल वेल, नहीं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये प्रतिष्ठित है, क्या? व्याकरण ग्रंथ के रूप में। आगे हम देखें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है भाई? उक्त व्यक्ति प्रकरण यह किसका ग्रंथ है? तो यह किसका ग्रंथ है? यह एक व्याकरण का ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लगे हाथ उनके रचनाकार का भी नाम लिख लीजिए। ठीक, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा जी हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार। आइए अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी रचना क्या है हमारी? एक व्याकरण ग्रंथ है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? उक्त व्यक्ति जो प्रकरण है यही तो हमारा व्याकरण ग्रंथ है। कृति परता का है नहीं, विद्यापति की है कृतिलता पता, कृतिलता और पता का। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की कौन सी भाषा है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रज भाषा किसकी है? आदिकाल की भाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? अच्छा, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ध्यान दीजिएगा, इसे रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य। ये आदिकाल में ही लिखे गए। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, ये सारे साहित्य किसमें लिखे गए? आदिकाल में लिखे गए हैं। आगे हम देखें, निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं था? कौन 84 सिद्धों में नहीं था? तो देखिए, विरूपा था, कन्हप्पा था, सारंगंधर नहीं था, कुकरीपा था, ये था। सारंगंधर ये नहीं था। 84 सिद्धों में जो सिद्ध हुए 84 सिद्ध हुए थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए सवाल आ भी गया, कितने? 84 सिद्ध माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। अगर देखें आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, तो किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता, ऐसा ही साहित्य आदिकाल में लिखा जाता था। कृष्ण भक्ति पर नहीं थी भाई, निर्गुण होगा नहीं, किसी प्रकार का होगा नहीं। जिन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता के बारे में वर्णन मिलता था।
रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा में लिखा गया था ना बाबू। हम ऑप्शन क्या दे देंगे? ब्रज भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ है। कौन? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों के निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन मिलता है? किस विषय का वर्णन मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो मिलता है आश्रयदाताओं के अतिरंजनता पूर्व नहीं, इतिहास और कल्पना नहीं, ये भी कृष्ण लीला का प्रतिपादन किया जाता था किसमें? वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न के तरफ। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के काल खंडों को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था ग्रियर्सन ने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया है? विशल देव रासो ने किस शैली का प्रयोग? श्रृंगारिक नहीं, आख्यान नहीं। अरे भाई, विशल देव रासो ने किस शैली का? गेय शैली का प्रयोग किया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशल देव रासो के रचनाकार हैं। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। नरपति नाल विशल देव रासो के क्या हैं? रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया है विशल देव रासो में विशल देव की पत्नी कौन थी? विशल देव रासो में विशल देव की पत्नी का नाम पूछ दिया है। नाम क्या था? क्या नागमती, रूपमती, ज्ञानमती? अच्छा, राजमती था। विशल देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है? राजमती नाम मिलता है। अगला हम देखेंगे विशल देव रासो के रचयिताकार कौन है, यानी लिखने वाले। विशल देव रासो को किसने लिखा था? तो ये ध्यान दीजिएगा, नरपति नाल ने विशल देव रासो की रचना किए थे। कौन? चंद्र बरदाई नहीं, जगनिक स्वयंभू तो होंगे नहीं। नरपति नाल ने विशल देव रासो को रचना किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विशल देव रासो के रचयिता कौन है? तो दिया तो है यार, अभी पीछे बताए है ना। जगनिक होंगे नहीं, विशल देव रासो के नरपति नाल ने ही रचना किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? कौन सा एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? नर देखिएगा कौन सा दिया है। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा एक प्रेम काव्य है? तो देखिए ना, विशल देव रासो